जय हिंद। ठीक है, तो अनुसूची से आगे बढ़े। अब हम, मैं मान के चल रहा हूं कि अनुसूची आपने वैसे आंसर सारे कर दिए हैं, तो आपको वो चीज बन रही है। जो भी प्रॉब्लम आएगी बाद में हम देख लेंगे। आज हमें देखना है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये प्रियम्बल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज या कोई भी ऐसी चीज किस इंग्रेडिएंट से या एलिमेंट से मिलकर बनी है ना, या किसी चीज को बनाने में किन किन एलिमेंट्स का उपयोग किया गया है। यदि हम बोले कि ये वस्तु कैसे बनी, तो आप उसके एलिमेंट्स बनाएंगे, बताएंगे, आप वस्तु बताकर बनाकर तो नहीं दिखाएंगे। वैसे ही जो संविधान है उसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो तत्व कौन कौन से हैं, जिसकी सोच के साथ आगे बढ़कर हमारे लोगों ने इस प्रस्तावना को गढ़ा। और इस प्रस्तावना ने हमें ये झलक दिखाई कि हमारा संविधान एक्चुअल में किस रूपरेखा को मानता है या किस किस दृष्टिकोण को मानता है। आप देखो, आप यदि कुछ बनाते हैं, मान लीजिए खाने का सामान बनाते हैं, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तब जाके एक अच्छी चीज बनती है। वैसे ही हमारे संविधान सभा के लोगों ने कुछ अच्छे तत्वों को इसमें जोड़ा, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी डिश बनकर तैयार हुई, जिसकी खुशबू आज भी भारत में देखने मिलती है। कौन सी वस्तु है वो, या डिश है? भारत का संविधान। तो ये भारत के संविधान के वो की एलिमेंट्स कौन कौन से थे, वो कौन कौन से तत्व थे जो दर्पण के स्वरूप में कार्य कर कर इस संविधान की झलक को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें देखने कहाँ मिलती है, प्रस्तावना में। अब सवाल ये आता है, क्या प्रस्तावना जरूरी है? आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लिख सकते हैं, क्या जरूरी है? तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। लगभग 190 देशों ने प्रस्तावना को इंक्लूड किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब कुछ देशों का संविधान होता है लिखित और कुछ लोगों का होता है अलिखित। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। तो हमारी प्रस्तावना भी कैसी है? लिखित है। अब प्रस्तावना में सिंपल क्या होता है, आपके वो की पॉइंट्स सीधे तौर पर डाल दिए जाते हैं, जिसे पढ़कर आप बता सकते हैं कि अच्छा, जो हमारा संविधान है, हमारा देश है, वो इन विचारधाराओं को मानता है। या आप आगे जो पढ़ने वाले हैं, जो आप आगे अधिकारों को देखने वाले हैं, वो प्रेरित किससे हैं? इन शब्दों से प्रेरित है। या आप सीधे तौर पर एक झलक देख सकते हैं। या मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति को खड़ा करता हूं, मैं आपको उसके सद्गुण बताता हूं कि ये व्यक्ति एक अच्छा वाचाल शक्ति रखता है, ठीक है, सौंदर्य में अच्छा है और बातचीत में अच्छा, दूसरों का आदर रखता है। ये मैंने आपको केवल 4 की पॉइंट्स बता दिए। अब उस व्यक्ति को पूरा समझने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके कौन कौन से गुण हैं। वैसे ही आपके केवल गुण कौन बताता है, वो प्रस्तावना बताती है। किसके गुण? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गुण। तो उन्हीं गुणों पर आज हमें चर्चा करना है। सबसे पहले एक चीज समझना कि प्रस्तावना सबसे पहले उपयोग किसने किया। ये प्रस्तावना का उपयोग सबसे पहले किस देश में या किस देश के संविधान में देखने मिला? तो इसका आंसर है अमेरिका। कहां पर? विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना का उपयोग किया था यूएसए ने। ठीक है, यूएसए के बाद बहुत से देशों ने किया। और हमने किससे अडॉप्ट किया है प्रस्तावना को? किससे? और प्रस्तावना की भाषा हमने कहीं और से ली। और इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे, अब देखो, प्रस्तावना को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उस देश की प्रस्तावना को सीधे उठाया और यहां पर कॉपी कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे भारत की विचारधारा, प्रकृति तो सारी भिन्न है। तो हमें प्रस्तावना तो अपने अनुसार ही लिखना था। दूसरा सवाल ये आता है कि प्रस्तावना आई कहां से। ठीक है, कि भारत में ये प्रस्तावना आई कहां से। चलो, हमने ये चीज अडॉप्ट कर ली कि प्रस्तावना हमें रखनी है, पर प्रस्तावना हमने कॉपी तो नहीं की कहीं से। प्रस्तावना तो हमने स्वयं की लिखी। तो ये प्रस्तावना आई कहां से, ये प्रस्तावना प्रेरित कहां से हुई? इसका जवाब क्या होगा? कहां से आई? 13 दिसंबर 1946। कहां से आई? आपकी संविधान की बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा उद्देशिका उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी। और यही आगे चलकर किसका आधार बनी? प्रस्तावना का आधार बनी। तो हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कंप्लीटली हमने कहां से उठाई है इसको? उद्देश्य प्रस्ताव से। संविधान की बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, यहीं से हमने इसको एडॉप्ट किया। देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का अर्थ संविधान का सार या संविधान में लिखे नियमों का निचोड़ है तथा मूल आदर्श है। कुछ संविधान विदों ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है और कुंजी भी कहा है। प्रस्तावना कैसे बनी? हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पर केवल क्या लिया है?
प्रारूप लिया है, हमने उनके प्रस्तावना को कॉपी नहीं किया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया है ना, हमने भाषा कहीं और से ली, प्रारूप कहीं और से लिया, पर लिखा हमने स्वयं उसे। अपने अनुरूप उनमें बदलाव किए और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें हमारी प्रस्तावना देखने मिली। ये क्या लिखी हुई है आपकी? अच्छा, किस किस को प्रस्तावना याद है? याद है? अच्छा, जिन्हें याद नहीं है वो एक दिन के अंदर से याद कर ले, ठीक है। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या है और इन शब्दों के आखिर अर्थ क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली चीज, हमारी प्रस्तावना किस शब्द के साथ शुरू होती है? हम भारत के लोग, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, संविधान की प्रस्तावना, ये किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, हम भारत के लोग, ये लिखा है हम भारत के लोग। यहां पर ये भी तो लिख सकते थे ना कि हम संविधान सभा के सदस्य। समझ में आ रहा है? ये लिख सकते थे ना हम संविधान सभा के सदस्य, क्योंकि जो आपकी प्रस्तावना है उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत कहां की गई थी? संविधान सभा में। पर वहां लिखा क्या गया? हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है कि ये जो प्रस्तावना है ये किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के द्वारा ना बनाई गई है और ना किसी वर्ग विशेष के द्वारा किसी जनता को सौंपी गई है। ये जो प्रस्तावना है ये भारत के लोगों के द्वारा ही निश्चित की गई है और बनाई गई है और भारत के लोगों के द्वारा स्वयं भारत के लोगों को सौंपी गई है। तो ये जो प्रस्तावना में आपको अधिकार मिलते हैं ये भारत के लोगों के द्वारा किसे दिए गए हैं? भारत के लोगों को। इसलिए बोला जाता है कि जो संविधान है भारत का, उसे शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं भारत के लोगों से, भारत की जनता से प्राप्त होती है ना। अगर वर्ग विशेष बनाता तो शायद वो अपने विचार रख सकता था उस पर, जो कि आपको हमारे प्रस्तावना में देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद एक चीज याद रखना, एक अमेंडमेंट हुआ था, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसकी वजह से ये आपको एक शब्द दिख रहा है समाजवादी, समाजवादी, ये दिख रहा है पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द आपको दिख रहा होगा ये अखंडता। ये तीन शब्द दिख रहे हैं। तो ये तीन शब्द आपके मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ये आपके सामने जो प्रस्तावना लिखी है इसमें ये तीन शब्द मिसिंग थे या लिखे ही नहीं गए थे। इसे बाद में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पहला शब्द कौन सा है आपका? समाजवादी। दूसरा शब्द कौन सा है? और तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलो, एक शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है? या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं संप्रभुता, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? संप्रभुता का मतलब कोई बता सकता है? संप्रभुता क्या होती है? स्वयं निर्णय लेने की शक्ति। अच्छा देखो, जो संप्रभुता होती है आपकी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हम एक तरीके से हमारे संविधान के अंदर झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि ये देखो आपकी प्रकृति किस प्रकार की है। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है आंतरिक और एक बाहरी या बाह्य, ठीक है। अच्छा, आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है और बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या होता है? आंतरिक मतलब कि पहली चीज तो हम संप्रभु हैं। संप्रभु मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब आंतरिक स्वतंत्रता जब आती है या आंतरिक संप्रभुता आती है, इसका मतलब कि देश के भीतर या हमारे राज्य के भीतर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हम पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। और वहीं जब वहां की बात आती है तो किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार की संधि करना, समझौता करना या किसी भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना या उससे बाहर हो जाने के लिए हम पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र और संप्रभु है। अब अगर हम डोमिनियन स्टेटस में होते तो क्या हम संप्रभु कहलाते? नहीं कहला सकते थे। तो क्या हम डोमिनियन स्टेटस में हैं? हम पूर्णतः इंडिपेंडेंट हैं और हम पूर्णतः क्या है? संप्रभु भी है, जिसके अंतर्गत हमें आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार की संप्रभुता प्राप्त है। क्लियर है? तो जो इसमें शब्द लिखा है आपकी प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता, इसका अर्थ समझ गए आप? क्लियर है? इसके बाद जो शब्द जोड़ा गया समाजवादी, ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, मैं आपको दो चीज बता देता हूं।
दो विचारधाराएं होती हैं मेनली, आपने देखा होगा, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी। अब होता कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं इसको क्यों अपनाया गया। पूंजीवादी में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है किस चीज को लेकर, विकास को लेकर, जिसमें जो पूंजीपति होते हैं उनमें कंपटीशन होता है। इससे हमारी आधारभूत संरचना या हमारी अर्थव्यवस्था तो जरूर ग्रो करती है, बट अगर आप इसे सामाजिक स्तर पर समझें तो कहीं ना कहीं समाज का इस पे ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इस विचारधारा से बाहर आकर हमें किस में जाना था, समाजवादी में जाना था। अब समाजवादी में होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। अब 3 लोगों को मान लीजिए लाल रंग पसंद है और एक को नीला रंग पसंद है, ठीक है। अब लाल रंग के इन्हें कपड़े पसंद है, इन्हें नीले रंग के कपड़े पसंद है। अब होता क्या है, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अक्सर किस पे ध्यान देती है, जिसकी डिमांड होती है या जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, और उसी समाज में रहने वाला ये अकेला व्यक्ति जिसकी शायद चॉइस कुछ अलग है, उसकी पूर्ति नहीं की जाती। जबकि समाजवाद ये कहता है कि हमें सभी को एक समान दृष्टि से देखना है और सभी की डिमांड्स को क्या करना है, पूरा करना है। तो हमें यहां से उठकर यहां जाना था समाजवाद में। समाजवाद भी 2 प्रकार का होता है। अब समाजवाद में आपको देखने मिलेगा, मतलब भारत में आपको 2 प्रकार का समाजवाद देखने मिलेगा। एक समाजवाद होता है मार्क्सवाद, सुना होगा आपने, और एक समाजवाद भारत में जो आपको देखने मिलता है वो है गांधीवाद। तो ये सवाल यदि पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो भारत में दोनों ही प्रकार का समाजवाद है, ठीक है। पर भारत में किस प्रकार के समाजवाद की क्या है, बहुलता है या ज्यादा तौर पर उसको फॉलो किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, गांधीवाद को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हमने समाजवाद को ऐड कर दिया। समाजवाद के बाद एक शब्द आपका आता है कि ठीक है आपने समाजवाद को ऐड किया, आपने पंथ निरपेक्ष क्यों ऐड किया। पंथ निरपेक्ष ऐड करने के पीछे रीजन क्या था, तो देखो 3 प्रकार के देश होते हैं पंथ निरपेक्ष में, मैं बता देता हूं। 3 प्रकार के देश होते हैं, एक जो धर्म को नहीं मानते, ठीक है, किसी प्रकार के धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक प्रकार के देश वे होते हैं जो धर्म आधारित होते हैं या किसी धर्म विशेष को मानते हैं या अपने आप को उस धर्म विशेष का देश बोलते हैं। और एक होते हैं आपके सभी धर्मों को मानने वाले, सभी धर्मों को समान मानने वाले। अब एक चीज बताइए, इन तीनों पे भारत कहां बैठता है। ये जो आपका देश है ये आप मान सकते हैं नॉर्थ कोरिया, ठीक है। यहां पे यदि आपने ऐसी किसी भी इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी या हिंदू प्रैक्टिस की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में साफ तौर पर वहां मना है किसी भी प्रकार की आप वहां पर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं धर्म आधारित, जो बोलते हैं कि हम इस धर्म में विशेष देश हैं, तो इस पे मैं पाकिस्तान का नाम ले सकता हूं जो अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है। मैं यहाँ पे बांग्लादेश का नाम ले सकता हूं, है ना। तो ये बोलते हैं कि हम कैसी देश हैं, हम मुस्लिम देश हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा अधिकार किसको दिए जाते हैं, मुस्लिमों को दिए जाते हैं। अब बात आती है सभी धर्मों को समान स्थान देने वाला, अर्थात जो सभी धर्मों को रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार देता हो, ये कभी ना कहता हो कि हम इस धर्म से संबंधित हैं, या हम हिंदू राष्ट्र हैं, या हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, या क्रिश्चियनिटी से संबंधित हमारा देश है, या बौद्ध से संबंधित हमारा देश है। तो यहाँ पर कौन आकर बैठता है, यहाँ आकर बैठता है हमारा भारत। तो क्या भारत को भी कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्या संविधान कहता है हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्या संविधान कहता है हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो भारत ने क्या किया, आपने आर्टिकल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 25 से लेकर 28, उस पे भारत ने सभी को क्या दे दिया, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार दे दिया, और बोल दिया कि अब हम डंकी की चोट पर इस बात को बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारे यहाँ पर आइए, आपको हर प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का यहाँ मौका मिलेगा, और किसी प्रकार की धार्मिक प्रकार से आपसे यहाँ पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। तो भारत ने इन तीनों में किसमें रहना चुना, है ना। अब भारत ने रहना तो चुना, अब भारत ने इसको डाल भी दिया, ठीक है, भारत ने इसको डाल भी दिया आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। पर वही चीज है कि यदि हमें भारत को समझना है एक झलक में कि भारत किस प्रकार की प्रकृति को रखता है, तो हमें शब्द को कहाँ ऐड करना पड़ेगा, प्रस्तावना में। अब बात आती है कि आपने चलो इसको 25 से 28 रखा है, तो ये समाजवादी कहां पर है। तो आप जब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बेहतर राज्य की स्थापना करने के लिए समाज में सभी को समान स्थान दिया जाना आवश्यक है, जहां पर सभी को समान अवसर की प्राप्ति हो सके, ऐसे राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए।
तो ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल में। तो हमने क्या किया कि देखो यार, आर्टिकल में दो चीजें बहुत अच्छी हैं, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, या फिर ये प्रस्तावना में लिखा होना चाहिए ताकि एक झलक में पता चल जाए कि भारत इस विचारधारा को फॉलो करता है। तो हमने वहां से उठाया एक समाजवाद और उठाया हमने वहां से पंथ निरपेक्ष, और उठाकर दोनों शब्दों को कहां पर रख दिया, किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, हमने इसको उठाकर यहां पर ऐड कर दिया। अब कुछ चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चलिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। अच्छा, भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि किसे चुनते हैं? अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। यानी जनता प्रत्यक्ष चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती है, पर अप्रत्यक्ष में पार्टिसिपेट नहीं करती है। और गणराज्य अपने आप में बहुत महान शब्द है, यानी रिपब्लिक। इसका तात्पर्य क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब संविधान की सर्वोच्चता तो रहती है, पर आपने देखा है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की वंशानुगत प्रणाली को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, चलो ये सारी चीजें रहने देते हैं। एक शब्द है, कहाँ है वो शब्द, दिख क्यों नहीं रहा है? स्वतंत्रता। ये रहा, ये दिख रहा है आपको शब्द स्वतंत्रता? ये शब्द दिखा? इसे बोला जाता है इंग्लिश में क्या? फ्रीडम। अगर मैं बोलूं फ्रीडम तो क्या है, गलत होगा? पर इन्होंने फ्रीडम ना लिखकर यहाँ पे लिबर्टी वर्ड का उपयोग क्यों किया? फ्रीडम लिख देते, स्वतंत्रता का मतलब तो फ्रीडम होता है, तो इन्होंने इस लिबर्टी शब्द का उपयोग क्यों किया? कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या होता है लिबर्टी या फ्रीडम में? तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब वो किस देश में उसने जन्म लिया है, या किस जगह पर, किस स्थिति या परिस्थिति में उसने जन्म लिया है, वो उसको भले गुलाम बना सकती है, पर वो जन्म तो कैसा लेता है? एक स्वतंत्र मानव के रूप में ही जन्म लेता है। हमारे संविधान सभा में बैठे जो सदस्य हैं ना, आप उनकी विचारधारा से इतने प्रसन्न होंगे ये सोचकर कि वो कितने दूरदृष्टि थे। शायद आज के समय में इतनी खूबसूरत प्रस्तावना को गढ़ना या बनाना मुमकिन नहीं होता, है ना। हुआ सिर्फ ये है कि आपने फ्रीडम का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रीडम आप किसी को सौंपते हो, फ्रीडम आप किसी को देते हो। यदि यहां पर बोला जाएगा कि हम भारत के लोगों को विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं या फ्रीडम देते हैं, इसका मतलब आप वो हमको दे रहे हो, जबकि ये गलत है। और लिबर्टी ये चीज बोलती है कि वो चीज आपको जन्मजात प्राप्त है। शब्द में यही अंतर है कि फ्रीडम हम आपको दे नहीं रहे, वो आपको जन्मजात प्राप्त है। इसलिए फ्रीडम शब्द का उपयोग ना करके किसका उपयोग किया गया? लिबर्टी शब्द का उपयोग किया गया। तो कभी आपसे कोई सवाल करे कि बताओ लिबर्टी क्यों उपयोग किया, तो आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी हमें जन्मजात मिली हुई है। जैसे ही हमने भारत देश में जन्म लिया, हम इन चीजों को लेकर फ्री या फिर एकदम स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए हमने फ्रीडम शब्द का उपयोग यहां पर नहीं किया है। अब आगे देखते हैं संविधान में और कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया गया है। केवल शब्दों को समझना है। हम भारत के लोग, शुरू किससे हुआ है? हम भारत के लोग। भारत की जनता, अर्थात भारत की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति देती है। तो हमारे संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तभी संविधान सर्वोच्च शक्ति तथा कानून बनाता है और संपूर्ण व्यवस्था को चलाता है। अब स्वरूप, प्रस्तावना में लिखे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र हमारे संविधान के स्वरूप को ये बताता है कि हम संप्रभु हैं, आंतरिक और बाहरी रूप से। ये बताता है कि हमारी विचारधारा कैसी है? समाजवादी विचारधारा नहीं, हम समाजवाद को फॉलो करते हैं। याद रखना, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित विचारधारा को फॉलो करता है। पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को यहाँ पर समान स्थान दिया गया है। लोकतंत्र अर्थात यहाँ पर शासन किसका होता है? जनता का। गणराज्य अर्थात इसका स्वयं का संविधान है और यहाँ पर वंशानुगत प्रणाली को फॉलो नहीं किया। तो देखो कितने कम शब्दों में, केवल 5 से 6 शब्दों में इन्होंने सारी भारत की विचारधारा को क्या है, सरल शब्दों में बता दिया कि भारत एक कैसे प्रकार का देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ गए हम। समाजवाद ये बता दिया मैंने आपको, पंथ निरपेक्ष भी बता दिया, लोकतंत्रात्मक। गणतंत्र से अभिप्राय ऐसी राज्य व्यवस्था से है जिसमें वहां का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। ये चीजें हम समझ चुके हैं। इसके बाद न्याय। अब ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और न्यायिक न्याय। ये न्यायिक न्याय नहीं है, ये राजनैतिक है।
कौन सा है? राजनीतिक या राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? आज आप एक चीज देखिए, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है या पिछड़ा वर्ग है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या दिया जा रहा है? रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज से जोड़ना है। तो ये किस प्रकार का न्याय हो गया? सामाजिक न्याय, कि हम किसी वर्ग विशेष को ऊपर उठने नहीं देंगे, साथ साथ सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे और समाज में सभी को सरकार एक ही समान दृष्टि से देखेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वर्ग विशेष के लिए अलग कानून बनाया गया और वर्ग विशेष के लिए अलग। तो ये किस प्रकार का न्याय हो गया? सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय कौन सा होता है आपका? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, आर्थिक रूप से किसी को भी ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे कि कोई वर्ग विशेष उसमें पिछड़ा रह जाए और कोई वर्ग विशेष उसमें आगे निकल जाए। और तीसरा न्याय होता है राजनीतिक न्याय, कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को क्या दिया जाएगा? समान अवसर की प्रधानता दी जाएगी। अब कहने को तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना, पर तीनों अपने आप में बहुत अंतर रखते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य समानता से है, जो समाज में सभी लोगों को समान रूप से दी गई है। ठीक है, यदि मैं आपसे एक चीज बोलूं कि एक काम करो, 2 लोग, आप लोग यहां बैठ जाओ, मुझे आप लोगों का यहां बैठना पसंद नहीं है, तो वो सामाजिक रूप से सही होगा या गलत होगा? या मैं किसी को 2 को उठाकर यहां से बोल देता हूं कि आप यहां मत बैठिए, आप पीछे जाकर बैठिए, कोई रीजन नहीं देना मुझे आप लोगों को, पर वो सामाजिक दृष्टि से सही है कि गलत है? और वो गलत है, और वो गलत हमारा संविधान बोलता है, और आप संविधान के बतौर पर उसको बोल सकते हो कि ये चीज मैं आपकी मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि मेरा संविधान मुझे क्या देता है। और इस चीज का ध्यान किसको रखना है? हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी होगी, जो उस समय कार्य करेगी, उसे ध्यान रखना है कि सभी को क्या मिल सके? सामाजिक न्याय मिल सके। आर्थिक न्याय से अर्थ आर्थिक विषमताओं को दूर करने से है। हम कह सकते हैं कि समाज में सबको आर्थिक रूप से समान बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने का मतलब ये नहीं कि गरीब है तो गरीब को क्या कर दो, इतना पैसा दे दो कि वो अमीर के बराबर हो जाए। हाँ, पर यह है कि उसको एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो सके, ताकि उसे रोजगार प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा, जैसे अभी कोरोना काल आया, तो उसमें सरकार ने योजनाएं बनाई कि जो रेडी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, उनको हम 10-10 हजार का क्या देंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। अच्छा, वहीं अगर आप लोन लेने जाते, ठीक है, जो एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो आप लोन लेने जाते तो आपको वो लोन नहीं मिलता। तो ये तो हमारी नजर से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या आप इसमें पार्शियलिटी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है ना? वो जो वर्ग है, वो आर्थिक रूप से समाज में कैसा है? पिछड़ा हुआ है, और उसे आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण हमें क्या करना है? समाज से जोड़ना है, और वही अवसर को हमें क्या देना है? उन्हें देना है। और यही तो कहलाता है कि आर्थिक रूप से समान अवसर देना, ताकि वो उठ सके और समाज से जुड़े रह सके। अगर उन्हें वो 10,000 रुपए नहीं दिए गए, या उन्हें वो मदद नहीं दी गई, तो हो सकता है वो उससे भी ज्यादा क्या होते जाए, फिर पीछे चले जाए, और जिस वजह से आप इस चीज को फिर फॉलो नहीं कर पाओगे। राजनीतिक न्याय से मतलब समाज के सभी लोगों को राजनीति में समान रूप से अवसर देने से है, यानी राजनीति क्षेत्र में भी समानता की बात हमारी प्रस्तावना कहती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे स्वयं के प्रदेश में कुछ सीटें रिजर्व है किसके लिए? एसटी के लिए। कुछ सीटें रिजर्व है किसके लिए? एससी के लिए। अब आप इसको ये नहीं कह सकते आप पार्शियलिटी कर रहे हो कि उनको स्पेशल सीट्स दे रहे हो। कहीं ये सुना है कि ये सीट्स रिजर्व है मुस्लिमों के लिए? सुना है? ये सीटें रिजर्व है जनरली वालों के लिए, उसमें केवल जनरल वाले लड़, सुना है? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हम तो समाज की मुख्य धारा से पहले से जुड़े हुए हैं, पर जो वो दूसरा वर्ग है वो जुड़ा नहीं है, और उन्हें हमें राजनीतिक क्या देना है? न्याय देना है। ठीक है, तो कितने प्रकार की न्याय की बात हो गई? पहला कौन सा? दूसरा? और तीसरा? ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति को दी जाने वाली सभी प्रकार की स्वतंत्रता से है, ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके, साथ ही देश का भी विकास। तो इसमें कुछ समझने लायक है कि आपको स्वतंत्रता क्यों दी जाती है? सिंपल है कि अगर आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी या आपको गुलामी में रखा जाएगा, तो आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते, और जब आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते, तो आप इस समाज का भी विकास नहीं कर सकते। कोई गुलाम तो नहीं बैठा यहाँ पर? कोई गुलामी में रह रहा है क्या भारत देश में? बताओ, किसी को सरकार ने गुलाम बना के रखा हो? नहीं है ना? समता शब्द से ही क्लियर है, समता मतलब समानता। क्या बात है! और हमारा संविधान व्यक्ति को सभी प्रकार तथा सभी स्तरों पर समानता देने का कार्य करता है। कभी भी आपको देखने मिलेगा कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कभी आप लड़का हो या लड़की हो, या आप ओबीसी हो या जनरल हो या एसटी हो एससी हो, इस प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन वहां देखने नहीं मिलेगा। आपको वहां समान स्थान, समान सभी प्रकार के अधिकार
दिए जाएंगे। ये भी हमने कहां पर लिख दिया? प्रस्तावना में। फिर व्यक्ति की गरिमा, इससे अभिप्राय है कि भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीने का। अब ये गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है ये बताओ आप मुझे। गरिमापूर्ण जीवन ना उनको नीचे दिखाया जा सकता। मैं अभी आपकी गरिमा का हनन कर दूं तो यहां से आपकी इंसल्ट करके, हाँ अच्छा करता हूं मैं? नहीं करता ना, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है? गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है? स्वतंत्रता के साथ, वो तो पहली समता में हमने दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ गरिमापूर्ण क्या होता है? हाँ, स्वाभिमान के साथ। देखो ऐसा है, देखिए कि हमारे यहाँ अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। अंत्योदय वर्ग, थोड़ा सा गरीब वर्ग होता है, उसके ऊपर मध्यम वर्ग होता है, उसके ऊपर थोड़ा उच्च वर्ग होता है। ये सब हम आर्थिक रूप से बोल रहे हैं। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है। ये आर्थिक तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति होती है उस वर्ग में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। अब एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति अंत्योदय या एकदम गरीब परिवार में व्यक्ति को जन्म लिया है या फिर रहता है, और एक व्यक्ति उच्च वर्ग में रहता है, तो क्या ऐसा संविधान कहता है कि इससे ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए या इसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है गरिमामय जीवन का, और ये तो गरीब है तो इसको गरिमामय जीवन जीने का ज्यादा अधिकार नहीं है, इसको इसको इंसल्ट आप कहीं कहीं कर सकते हो? ऐसा है क्या? संविधान ने सभी को समान आदर, समान सम्मान और समान गरिमामय जीवन का अधिकार दिया है कि जिस गरिमा के साथ वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है उसी गरिमा के साथ आप भी अपना जीवन यापन कर सकते हो। आपके अधिकारों का किसी भी प्रकार से आपके वर्ग के कारण उसका हनन नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल रिस्पेक्टफुली अपने जीवन को क्या करिए, जिए। और उसके बाद आपने एक अधिकार देखा होगा, दुर्व्यापार। दुर्व्यापार में यह होता है कि आपको जबरन ही क्या किया जाता है, दुर्व्यापारी या मजदूरी में डाल दिया जाता है, जिससे मैं आपको जबरन आपसे क्या करवाया जाता है, कार्य करवाए जाते हैं। तो इसको भी ये निषेध करता है कि आप अगर नहीं चाहते तो आप उससे ना जुड़ें, आप अपना एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको एक दास के रूप में, मजदूर के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें पता है पहले हो चुकी थी हमारे देश में, तभी हमारे संविधान निर्मात्री जो लोग हैं उन्होंने पहले से ही इन सारी बातों का ख्याल रखा था। आप देखो केवल एक पन्ने में चंद शब्दों में उन्होंने पूरे के पूरे संविधान को क्या कर दिया, समझा कर रख दिया। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यह हमारे संविधान का उद्देश्य है कि वह इस एकता और अखंडता को बनाए रखे। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये शब्द ना हो ना, राष्ट्र की एकता, तो कोई शब्द किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। समाजवादी फेल, लोकतंत्र फेल, आपका संप्रभुता एकदम फेल, पंथ निरपेक्ष फेल, क्योंकि एकता ही नहीं होगी तो पंथों में क्या होगी, फिर लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे। तो आपकी एकता के बिना आपके सारे बिंदु क्या है, फेल है। बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के कुछ नहीं रह जाएंगे जब तक राष्ट्र में क्या नहीं है, एकता है। अब हमारा जब जो देश है ये धार्मिक विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ पर सारे धर्म मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और अपनी धार्मिक एक्टिविटीज करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में आज एकता नहीं होती तो क्या भारत गर्व से कह सकता था कि हम पंथ निरपेक्ष है? फिर लोग हंसते हैं आपके ऊपर, क्या पंथ निरपेक्ष बोलते हो आप अपने आप को? रोज सड़कों पर लड़ाइयां होती है धर्म को लेकर आपके यहाँ पर। क्रिश्चियनिटी बौद्ध से लड़ते हैं, बौद्ध आपके जैनों से लड़ रहे हैं, हिंदू आपके मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम आपके सिखों से लड़ रहे हैं। अब आप उस चीजों पर मत जाइए जो वर्ग विशेष या कुछ चंद लोग करते हैं। आप देखिए कि क्या हमारे नेशनल लेवल पर ये विचारधारा है, क्या हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये विचारधारा हम रखते हैं कि हमें उस धर्म से नफरत है, हम उसके साथ एकता नहीं रख सकते? तो ये चीज हमारे संविधान में भी नहीं है और हमारी प्रस्तावना में भी नहीं है। तो हमारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात कौन करते हैं, संविधान में। फिर बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा। भारत के सभी लोगों में आपसी बंधुता या भाईचारा बनाए रखना भी हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। तो वही चीज हो गई, एकता किसके बिना नहीं हो सकती, बंधुता भाईचारे के बिना नहीं हो सकती। आप लोगों में भाईचारा है कि नहीं है? है कोई जो बंधुता ना रखता हो? कोई है ऐसा जो बंधुता ना रखता हो, या मुझसे कोई बंधुता ना रखता हो? है कोई ऐसा? नहीं है ना, बोल भी नहीं पाओगे बेटा। चलो अब देखो क्या हुआ प्रस्तावना में संशोधन। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 42 42वां संविधान संशोधन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रस्तावना में परिवर्तन या बदलाव किए जा सकते हैं? तो एक चीज सुनना, 1960 में एक वाद होता है, बेरुआरी वाद जिसे कहा जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस केस में न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान जो बोलता है
कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं, और इन्होंने क्या बोल दिया कि संविधान का भाग ही नहीं है तो काहे का संशोधन। ठीक है, फिर आते हैं आपके केशवानंद भारती। ये चेहरा देख लीजिए, संविधान में आगे बढ़कर इस चेहरे ने क्या क्या किए हैं आपको पता चलेगा। इनकी वजह से संविधान के मूल ढांचे को कोई छेड़ नहीं सकता, है ना। दिख रहे हैं एकदम योगी आदित्यनाथ टाइप के। केशवानंद भारती बाद आता है फिर 73 में। इनका नाम क्या है? केशवानंद भारती। अब ये क्या कहते हैं, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, और अगर ये हिस्सा है संविधान का मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे नहीं कर सकते मतलब, अब वहां पर लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा है, आप ऐसा नहीं लिख सकते लोकतांत्रिक वंशानुगत। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा मूल ढांचा क्या है कि हम एक गणतांत्रिक देश है, वो हमारा मूल ढांचा है, उस चीज को आप छेड़ नहीं सकते। तो संविधान का भाग है प्रस्तावना, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं पर आप उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। किस वाद में क्लियर हुआ? केशवानंद भारती वाद। और बेरुबारी वाद में क्या हुआ था, क्या दी दिया था डिसीजन कि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कर सकते हो, सरकार एक्टिव हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात 42वां संविधान संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी अब क्यों कहा जाता है, ये जब मैं आपको 42वां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि उस समय की गवर्नमेंट ने 42वें संविधान संशोधन में इतने ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए थे, इतने ज्यादा कि उसके लिए अलग से आपको ऐसा लग रहा था कि एक अलग से संविधान लिख दिया गया है। ठीक है, फिर उस अमेंडमेंट्स को ठीक करने के लिए लाया गया था 44वां संविधान संशोधन। तो वो चीज हम वहां पर देखेंगे, फिलहाल आप यहां देखिए। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार, वो भी कब? बस, उसके बाद आज तक प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है, अब कुछ मुख्य तथ्य हैं प्रस्तावना के। इस संशोधन को आपातकाल का तोहफा या इंदिरा के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किस संशोधन को? 42वें। वो इसीलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए थे जो आज के समय में उस समय भी गलत थे। आपकी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, है ना, जिसे बाद में फिर से ठीक किया गया। और जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको घटा दिया गया था, और सारी ज्यादातर शक्तियां किसको दे दी गई थी? केंद्र को दे दी गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि डिक्टेटरशिप जैसा कुछ हो रहा है। इस वजह से इसे क्या बोला गया है? इंदिरा का संविधान भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या में करता है। प्रस्तावना में हमें 26 नवंबर 1949 का पता चलता है। संविधान में लिखा है ना ये कि 26 नवंबर 1949 को हम इसको आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं, लिखा है नीचे। संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया। किस शब्द का? संघीय शब्द का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक संघीय राष्ट्र नहीं है कि नहीं है। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसने? पालकीवाला। पालकीवाला, बस याद रखना, पालकीवाला ने क्या कहा है इसको। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अरे सुना सुना नाम लग रहा है, कहां सुना था? प्रारूप समीक्षा समिति। और बाद में फिर किसके सदस्य बने थे? प्रारूप समिति के। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार, क्या? दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो जो प्रस्तावना के शब्द हैं वो आपको समझ में आए। एक बार मैं प्रस्तावना रख देता हूं आपके सामने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द समझ में आया। समाजवादी शब्द समझ में आया। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्लियर है? तीनों न्याय कौन कौन से होते हैं? समाज में सभी को समान स्थान देना है, समाज में सभी को आर्थिक स्तर से उठाने के अवसर देना है, और राजनीति में सभी को समान अवसर भी हमको देना है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप देखेंगे आपके मूल अधिकारों में सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर, वही गरिमामय जीवन, याद है? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, तथा सब में व्यक्ति को गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए आप लोगों को।
इसमें ये बताओ किस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको समझाता हूं। है कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ समझ में ना आ रहा हो? कब तक याद हो जाएगी? कल तक याद हो जाएगी। तो कल प्रस्तावना सामने आकर सुनाएंगे आप लोग। कब अंगीकृत किया गया है? 1949। ठीक है। संशोधन कब किया गया है? किस वर्ष किया गया है? कितने शब्द जोड़े गए हैं? पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अखंडता। तीसरा शब्द कौन सा? अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्लियर है? तो प्रस्तावना में ज्यादा कुछ है नहीं, प्रस्तावना समझने के लिए है, पर प्रस्तावना की जो की पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना में अब तक केवल कितनी बार किया गया संशोधन? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? पहला कौन सा, दूसरा और तीसरा। हमारे संविधान में आपको संप्रभुता देखने मिलती है, लोकतंत्र शब्द देखने मिलता है, गणराज्य देखने मिलता है। ये जो शब्द देखने मिलते हैं ना, याद रखना, यही सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया है? जो भी समझ में ना आए नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, एक बार रिवाइज करके आना और प्रस्तावना को याद करके आना। ठीक है? जय हिंद।